नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, है ना। साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है आप सभी को पता है 5 अंकों का है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 अंकों में। सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी को, ठीक है। तो आप देख लीजिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि यूपी ने क्या किया है कि सिलेबस को डिफाइनिंग करते समय उन्होंने टेक पोर्शन को ज्यादा रखा है। तो हम सबसे पहले जो बायोटेक है, जैव प्रौद्योगिकी, इसे लेकर आगे बढ़ेंगे। जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसको हम जल्दी 3 या 4 वीडियो में, हम 4 या 5 वीडियो में इसको हम खत्म कर देंगे पूरी तरह से, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो में आपको एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो आप शुरू से, है ना, एंड तक जरूर देखें, पेशेंस बनाकर देखें। अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया तभी आप बायोटेक को समझ पाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में क्या है, बायोटेक में होता क्या है कि हमको पहले बायोलॉजी की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होते। तो हम आज के वीडियो में बायोलॉजी की बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जो जीव विज्ञान की बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, हमको पूरी जीव विज्ञान नहीं पढ़नी है, हमको केवल उतनी पढ़नी है जीव विज्ञान बायोलॉजी जितने से हमारा, है ना, यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी में जो जैव लगा है, बायो लगा है, ताकि हम उस बेस पर टेक्नोलॉजी को समझ सकें। तो हम आज के इस वीडियो में सबसे पहले जीव विज्ञान की हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम जीव विज्ञान की पूरी बातें देखते जाइएगा, वीडियो काफी लंबा होने वाला है। तो हम पूरी बेसिक्स बातों को कवर करेंगे और फिर आप टेक्नोलॉजी को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान में क्या होता है? जीवों का अध्ययन, सिंपल सा, हमें ज्यादा कुछ गहराई में नहीं जाना है। जो जीव हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान में हम पढ़ते हैं जीवों को, है ना, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, है ना, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसको समझ सकते हैं, है ना। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव हो, ठीक है, जीवों का अध्ययन, हम जो जीव जंतु हैं उनका अध्ययन किसमें करते हैं? बायोलॉजी में करते हैं। अब जीव में 2 प्रकार के हो सकते हैं, आपको पता है। या तो वो जीव जंतु होंगे यानी जंतु होंगे, या वो पादप होंगे, पादप यानी प्लांट्स होंगे। तो 2 प्रकार के होते हैं। प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, ठीक है, और इसकी शाखा जो होती है वो होती है बॉटनी। तो इसको बॉटनी भी कहते हैं, वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान। तो इसमें हम वनस्पति का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान है ये, वनस्पति शास्त्र। जैसे हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, इसे पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं। जंतु को कहते हैं, जंतु को जिसमें अध्ययन करते हैं वो होता है जूलॉजी, जिसमें हम जंतुओं का, मनुष्य का, जानवरों आदि का अध्ययन करते हैं। वो सब क्या है? जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। तो जीव विज्ञान के मुख्य रूप से 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में जीव विज्ञान के कई पार्ट्स हो चुके हैं, डेवलपमेंट लगातार हो रहे हैं। तो आपको पता है कि जीव जो है, जीव को हम सजीव भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म, सजीव, इसमें हम ऐसा भी लगा सकते हैं, जीव या सजीव। सजीव का मतलब होता है जो जिसमें जीवन है, और इसका विपरीत होता है निर्जीव, नॉन लिविंग। लिविंग यानी सजीव, जो मतलब जीवित है, जिसके अंदर जीवन है उसको सजीव बोलते हैं। जिसके अंदर जीवन नहीं है उसको क्या बोलेंगे? हम निर्जीव बोलेंगे, नॉन लिविंग, ठीक है। तो लिविंग ये हो गया, इसको लिविंग बोलेंगे, और इसको बोलेंगे नॉन लिविंग। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नॉन लिविंग। तो जैसे पत्थर बोले तो पत्थर क्या है? नॉन लिविंग, निर्जीव है, ठीक है। जूता क्या है? निर्जीव है। कैप क्या है? निर्जीव है। वस्त्र क्या है? निर्जीव है। बाकी सजीव में क्या आएगा? आप सोच सकते हैं, पेड़ पौधे आ जाएंगे, जीव जंतु, मनुष्य आ जाएगा, घोड़ा, हाथी, बंदर, ये सब किसमें आ जाएगा? सजीव। तो हमको इन्हीं का अध्ययन करना है, सजीवों का अध्ययन करना है। तो हम यहाँ पर ना तो जूलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, ना हम बॉटनी पढ़ने जा रहे हैं। हम सिंपल सा बायोलॉजी के बारे में हम थोड़ा और, है ना, चीजों को समझने जा रहे हैं कि इसमें हमको जो टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी है, उसमें हमको टेक्नोलॉजी समझने में बायोलॉजी के किन किन कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए। तो हम उसी का अध्ययन करने यहाँ पर जा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आप, आशा करते हैं कि आप सब ये चीजें लिख रहे होंगे अपने नोट्स में, ठीक है। आगे बात करते हैं।
आगे बात करते हैं। तो देखिए, हमें करना है सजीवों का अध्ययन, ठीक है। तो सजीव क्या होते हैं या जीव क्या होते हैं, जीवों के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म है या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं वो जानना है आपको। देखिए, पहली विशेषता जीवों की होती है प्रजनन। जितने भी जीव हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। जीव क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। प्रजनन का मतलब होता है अपने ही समान संतति यानी संतान उत्पन्न करना। जैसे मनुष्य के समान संतान उत्पन्न करता है, मेढक की जो संतान होती है मेढक के समान होती है, ठीक है। वृक्ष की जो संतान होगी वृक्ष के समान होगी। तो सबसे पहला जो विशेषता है, सबसे पहली जो विशेषता है वो रिप्रोडक्शन है जीव जंतुओं की। दूसरी विशेषता है कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना, ठीक है। जितने भी जिंदा चीजें हैं उनमें ये तो होगी ही होगी। सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। सेल स्ट्रक्चर, जितने भी जीव जंतु हैं सब में कोशिका जरूर होती है, पत्थर की कोई कोशिका नहीं है, बट जो जीवित चीजें हैं उनमें कोशिका होती है, कोशिका सेल होती है, सेल स्ट्रक्चर। कोशिकीय संरचना होती है, कोशिकाएं होती है जीव जंतुओं में। यही जब कोशिका विभाजन करती हैं उसको बोलते हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। एक कोशिका से दो कोशिका बनना, दो से चार कोशिका आपको पता है बनती रहे। कोशिका एक कोशिका हुई, एक कोशिका टूटी, दो कोशिकाओं में फिर वो टूटती जाएंगी। तो उससे क्या होता है, कोशिकाओं में विभाजन होता है। उसी से क्या होता है, उसी विभाजन से क्या होता है कि हमारा शरीर का निर्माण होता है, जिसे हम प्रजनन भी कह सकते हैं। प्रजनन क्या है, कुल मिलाकर कोशिकीय संरचना है, तभी तो प्रजनन है। अगर मैं इसको समझाऊं तो आपने सुना होगा कि मनुष्य का जन्म कैसे होता है। तो मनुष्य का जन्म होता है एक कोशिका से। हर चीज का जन्म कोशिका से हुआ है। उसमें क्या है, आपने सुना होगा कि जो मादा है, मादा से क्या लेते हैं, ओवरी, ठीक है। जो है ना महिला होती है, महिला का क्या आता है, ओवरी। मादा जो है महिला है, ओवरी, ठीक है। और पुरुष, ठीक है, पुरुष से क्या आता है, स्पर्म। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, ओवरी और स्पर्म दोनों चीजें मिलती हैं, ओवरी को बोलते हैं, ठीक है। ओवरी नहीं, ओवम वो होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। ओवरी तो होती है अंडाशय, है ना, इसको ओवम बोला जाना चाहिए, ठीक है, ओवम। तो इसको ओवम बोलते हैं। ओवम यानी अंडाणु, स्पर्म यानी शुक्राणु। तो मादा से क्या आया, अंडाणु, और स्पर्म यानी शुक्राणु। जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तब क्या बनता है, आप सभी को पता है। इससे बनती है कोशिका, जिसको बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट, युग्मनज। फिर इस एक कोशिका का विभाजन होता है। फिर इस कोशिका के विभाजन से आप देखते हैं कि एक छोटे से, मतलब ओवम और स्पर्म के मिलने से एक व्यक्ति बन जाता है, एक मनुष्य बन जाता है। सोचिए आप, तो एक कोशिका, वही है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के कारण ही प्रजनन संभव हुआ है। पहली बात, सजीवों का पहला लक्षण प्रजनन है। प्रजनन क्यों है, क्योंकि कोशिकीय संरचना है। कोशिकीय संरचना की वजह से कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं, एक कोशिका दो में, दो चार में, इस प्रकार से कोशिका विभाजन चलता रहता है। इस बात को आप समझ गए होंगे। अगली बात होती है, जो जीवों का लक्षण है वो है जैव रासायनिक प्रक्रियाएं या जैव रासायनिक क्रियाएं। ठीक है, जैव रासायनिक क्रियाएं, इसको बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। बायो यानी जैव, केमिकल यानी रासायनिक, क्रिया यानी रिएक्शन। हमारे शरीर में, यानी हम बोल सकते हैं हमारी कोशिका में
जितनी भी कोशिका है, चाहे वो पेड़ पौधे की कोशिका हो, चाहे वो किसी भी जीव सजीव की कोशिका हो, उसके अंदर एक क्रिया चलती है, क्या? जैव। क्योंकि हम जीवित हैं इसलिए जैव। और हमारे शरीर में बहुत सारी रिएक्शन चल रही हैं, क्रियाएं चल रही हैं, जिसमें बहुत सारे केमिकल भाग लेते हैं। ऐसे अगर बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य के शरीर में लगभग 5000 प्रकार की रासायनिक क्रियाएं चलती हैं। सोचिए आप, तो लगभग 5000 प्रकार की बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं हमारे शरीर के अंदर। बहुत सारी रिएक्शंस एक समय पर ना जाने कितनी रिएक्शंस चलती रहती हैं। तो ये संभव हो पाया है किस कारण से? कोशिकीय संरचना की वजह से। क्योंकि ये सभी जो जैव रासायनिक क्रिया हो रही हैं वो कहीं नहीं हो रही हैं, केवल कोशिका के अंदर हो रही हैं। तो कोशिकीय संरचना बहुत जरूरी हो जाती है हमको समझना। तो जैव रासायनिक क्रियाएं, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होता है वो एक महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके हम इसको मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं ना, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, इसको शॉर्ट में मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कोशिकीय संरचना पर। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारे शरीर में जो भी अंदर क्रियाएं चल रही हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे। देखिए, मेटाबॉलिज्म, इसको हिंदी में उपापचय करके कुछ बोलते हैं, उपापचय, है ना। हमारी कोशिकाओं में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, जो भी केमिकल भाग ले रहे हैं, तो रिएक्शन को बोलते हैं, उन रिएक्शंस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप जो है वो है एनाबॉलिक या एनाबॉलिज्म, और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, आप साथ साथ नोट करते जाएं। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है, ठीक है, उपचय। हिंदी में इसको उपचय बोलेंगे, एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म को बोलते हैं अपचय। अब दोनों उपचय अपचय से मिलकर बन गया उपापचय। ठीक है, उपचय प्लस अपचय। ठीक है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है अब इनको समझना है। हमारे शरीर में रिएक्शंस चल रही हैं दो, उन सभी रिएक्शंस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। यही मेटाबॉलिज्म यानी जो रिएक्शंस चल रही हैं, रासायनिक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं, हमारे शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं, जिनको हम बोल सकते हैं जैव रासायनिक क्रियाएं। सही क्या होगा? जैव रासायनिक क्रियाएं, बायो केमिकल रिएक्शंस। तो हमारे शरीर के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं। ठीक है, इन्हीं बायोकेमिकल रिएक्शंस को, जो मैंने बताया कि ये सब कोशिका के अंदर होती हैं, कोशिका संरचना हम आगे देखने जा रहे हैं। तो जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं जीव जंतुओं के अंदर, जो केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, इन्हीं को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती हैं, पहला एनाबॉलिज्म यानी उपचय, और दूसरा कैटाबॉलिज्म यानी अपचय। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है यहां पर क्या? यहां पर एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण। तो एनाबॉलिज्म में होता है निर्माण। कोई भी चीज अगर बन रही है तो वो किस में होगा? उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। अगर हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से कुछ बन रहा है, तो उसको बोलेंगे हम एनाबॉलिज्म। और दूसरा होता है विखंडन। कोई चीज अगर टूट रही है केमिकल रिएक्शंस में, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। यही सिंपल सी बात है। इसको मैं समझा देता हूं कैसे। जैसे प्रकाश संश्लेषण, आपने सुना होगा, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। फोटो यानी प्रकाश, सिंथेसिस यानी बनना, निर्माण होना। प्रकाश संश्लेषण या प्रोटीन संश्लेषण, कोई भी चीज अगर बन रही है, संश्लेषण का मतलब होता है बनना, सिंथेसिस। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस, अगर कुछ भी चीज बन रही है तो उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। कैसे? इसको मैं बताता हूं। कोई भी चीज जब बनती है तो हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। तो जो भी अपचय एनाबॉलिज्म की क्रिया होती है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा की क्या पड़ती है? आवश्यकता। मैं इसको समझाऊंगा अभी कैसे। आप सभी ने सुना होगा प्रकाश संश्लेषण में,
क्या होता है? पदार्थ का निर्माण, एनाबॉलिज्म हुआ, है ना। और जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि सूर्य की ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आपको रटना नहीं है ना, समझना है इसको केवल कि एनाबॉलिज्म में कोई भी चीज बनती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण मतलब बनना, प्रोटीन संश्लेषण, तो कोई चीज बनेगी तो उसको वो बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, नीड ऑफ, है ना, एनर्जी। इसके बाद इसकी और विशेषता क्या है? इसमें क्या है? पदार्थ का निर्माण होता है ना, पदार्थ का क्या होता है? निर्माण, पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये हुआ आपका क्या? एनाबॉलिज्म। उसको मैं समझाऊं आपको तो आप इसको यहां पर समझ सकते हैं। यहां पर एक पेड़ है, ठीक है, इसकी ये जड़ें हैं। आप समझिए, वातावरण से पेड़ पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ध्यान से समझना है, ये एनाबॉलिज्म का उदाहरण मैं समझाने जा रहा हूं, आप समझ जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मतलब दो। मिट्टी से जो जड़ें हैं वो क्या लेंगी? मिट्टी में क्या है? जल, H2O प्लस, और क्या है? खनिज लवण, मिनरल्स, है ना, इनको मिनरल्स बोलते हैं। तो मिट्टी से जड़ों ने खींचा, गुरुत्वाकर्षण के विरोध में खींचा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने क्या बताया आपको? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। आप इसको समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वातावरण से आई है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं हमारे फेफड़े क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कौन करता है? पेड़ पौधे, और छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन। तो बहुत ही बेहतरीन चक्कर चलता है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी से क्या लिया? पेड़ पौधों ने जल लिया और खनिज लवण। इसके बाद देखिए केमिकल रिएक्शन हो रही है, दो चीजें जुड़ रही हैं यहां पर। सूर्य का प्रकाश यानी एनर्जी, देखिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा ये, अभी तो इसको प्रकाश संश्लेषण बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होगी, सूर्य का प्रकाश। और पत्ती जो होती है, पत्ती हरी होती है, वो हरी जो होगी वो क्लोरोफिल की वजह से होती है, तो क्लोरोफिल होना चाहिए। हरा रंग जो आता है, आगे हम इसकी भी बात करेंगे कि क्लोरोफिल क्या होता है, पिगमेंट क्या होते हैं। तो क्लोरोफिल पत्तियों में है, तभी ये क्रिया होगी, तब जाके बनता है C6H12O6, ग्लूकोज बोलते हैं इसको। आप इसको ग्लूकोज ही बोल सकते, ठीक है, या मंड बोल सकते, या स्टार्च बोल सकते, या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते। कार्बो का मतलब कार्बन और हाइड्रेट का मतलब हाइड्रेट को बोलते हैं जल। तो देखिए कार्बन है और हाइड्रोजन का मतलब H2O भी है, तो H है, O है। तो कुछ भी बोले आप, ग्लूकोज बोले, मंड बोले, स्टार्च बोले, कार्बोहाइड्रेट बोले, है एक कार्बोहाइड्रेट ही। और क्या बनता है साथ में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो निकलती है इस जल से, जब ये जल टूटता है तो उससे ऑक्सीजन निकलती है। तो देखिए ऑक्सीजन जो निकली वो वातावरण में पेड़ पौधों की पत्तियों द्वारा छोड़ दी जाएगी, जिसको, है ना, हम लोग फिर फेफड़ों के माध्यम से लेते हैं इस ऑक्सीजन को, ठीक। और यहां पर क्या होगा? और यहां पर जो एक्स्ट्रा जल है वो निकल जाएगा पत्तियों के माध्यम से। सब क्रिया कहां पर हो रही है? पत्तियों में। तो इसलिए पत्तियों को बोला जाता है पेड़ पौधों का किचन, है ना, किचन हाउस ऑफ द प्लांट्स। इस बात को आप समझ रहे हैं। तो देखिए मैं यह समझाना चाह रहा था कि एनाबॉलिज्म क्या है। तो एनाबॉलिज्म आप समझ रहे होंगे कि एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि निर्माण होता है। देखिए निर्माण हुआ किसका? ग्लूकोज, मंडिया, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का। जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, संश्लेषण मतलब बनना है, तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। यहां पर आप देखिए सूर्य का प्रकाश है। पदार्थ का निर्माण हुआ, हाँ हुआ। किस पदार्थ का निर्माण हुआ? इसका हुआ, ग्लूकोज का हुआ, है ना। तो ये हुआ। अब मैं विखंडन का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, इसका कैटाबॉलिज्म का। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना। कोई सी जगह टूट रही है तो वो क्या है? कैटाबॉलिज्म है, ठीक है। अपचय है, अपचय का मतलब होता है विखंडन, टूटना। तो हमारे शरीर में या जीव जंतुओं के शरीर में कुछ ऐसी क्रिया होती है जिनमें पदार्थ बनता है
और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्रिया होती है जिनमें पदार्थ बनता नहीं है, पदार्थ टूटता है, विखंडन होता है। यहाँ पर निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, विखंडन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें देखिए इसका जस्ट यहाँ पर निर्माण हो रहा था तो यहाँ पर विखंडन है, यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता और पदार्थ का निर्माण, तो यहाँ पर पदार्थ का विखंडन होगा, पदार्थ टूटेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैटर, तो पदार्थ का यहाँ पर विखंडन होगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता थी, यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होगी, क्योंकि पदार्थ टूटेगा तो ऊर्जा के रूप में मुक्त होगी, ऊर्जा की प्राप्ति, हमको ऊर्जा मिलेगी, हमको क्या मिलेगी, ऊर्जा, हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे। तो कैटाबॉलिज्म में हमको ऊर्जा मिलती है, इसका मैं उदाहरण बताता हूं आपको। चलते हैं आगे, तो एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म, इसका मैं उदाहरण आपको बताने वाला हूं। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, पदार्थ टूटता है, और जब पदार्थ टूटता है तो हमें क्या मिलती है, ऊर्जा की प्राप्ति। तो एक में पदार्थ की प्राप्ति और एक में ऊर्जा की प्राप्ति। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है कोशिकीय श्वसन। ठीक है, मनुष्य के अंदर जो कोशिका के अंदर जो श्वसन होता है, श्वसन, ठीक है, इसको बोलते हैं सेलुलर। सेलुलर का मतलब कोशिकीय, रेस्पायरेशन या रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब श्वसन। ठीक है, तो कोशिकीय श्वसन जो होता है उसमें क्या होता है, पदार्थ टूटता है। हमारे शरीर में जो कोशिका है उस कोशिका में क्या होता है, पदार्थ टूटता है, विखंडन होता है और हमें ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा से हम बोल पाते हैं, चल पाते हैं, काम कर पाते हैं। तो वो कैटाबॉलिज्म का उदाहरण है। हम आपको बताने जा रहे हैं कोशिकीय श्वसन के बारे में। चलते हैं आगे, देखिए हम बात कर रहे हैं अभी कैटाबॉलिज्म की और कोशिकीय श्वसन की। ठीक है, तो कोशिकीय श्वसन कैटाबॉलिज्म का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, पदार्थ टूटता है, ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए कैसे, ए मान लीजिए कोशिका है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी कोशिका के बारे में विस्तार से पढ़ना है। देखिए बायोटेक्नोलॉजी में क्या है कि आपको कोशिका के बारे में विस्तार से पढ़कर फिर टैक में जाना है, तब आप चीजें बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। तो यहां पर देखिए कोशिका है, कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। यहां पर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, मैं इसको यहां पर बना देता हूं, मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यहां पर, ठीक है, इसको इंग्लिश में भी माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। तो देखिए जितने भी रिएक्शन होते हैं वो कोशिका के अंदर होते हैं। तो कोशिकीय श्वसन भी होगा, वो रेस्पिरेशन जो होगा वो कोशिका के अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, देखिए हम लोगों ने भोजन किया, कहां से, पेड़ पौधों से। वो भोजन किस रूप में है, हमारे शरीर में हम जो भोजन करते हैं वो लास्ट में हमारे शरीर में एकत्रित होता है ग्लूकोज के रूप में, उसी रूप में C6H12O6 ग्लूकोज के रूप में। तो ग्लूकोज हमारे शरीर में है। अब फिर क्या होता है, हम जब श्वसन का नाम लेते हैं तब पता है क्या होता है, एक होता है टू ब्रीद, मतलब सांस लेना छोड़ना, इसको बोलते हैं ब्रीद। लेकिन श्वसन, रेस्पिरेशन, इसका मतलब ही बिल्कुल अलग है। कुछ लोग श्वसन को मतलब समझ सकते हैं कि सांस लेना छोड़ना, नहीं। श्वसन क्या होता है, कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया हो रही है वो श्वसन है, और जो सांस छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, वो ब्रीदिंग है। ठीक है, सांस लेना छोड़ना वो ब्रीदिंग है, अलग बात हो जाती है। तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है ग्लूकोज, ग्लूकोज से श्वसन का मतलब होता है कभी भी, इसका मतलब होता है कि चीजों को एक प्रकार से बर्न करना, जलाना। तो जलाने में सहायक क्या होती है, ऑक्सीजन। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, हमने भोजन किया, ग्लूकोज मिला, ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज है। इसके बाद कोशिका में ऑक्सीजन पहुंच गई, ऑक्सीजन ले जाने वाला कौन है, हमने सांस ली, ब्रीद किया, ब्रीद इन किया, ब्रीद इन के परिणाम स्वरूप गैसेस जो है, एटमॉस्फेयर की जो गैसेस है वो हमारे फेफड़ों में, लंग्स में गई। लंग्स ने क्या किया, उनमें से ऑक्सीजन को फिल्टर कर लिया, बाकी सभी को बाहर निकाल दिया, जिसको ब्रीद आउट बोलते हैं। तब क्या हुआ, ऑक्सीजन फिर ब्लड के माध्यम से, खून के माध्यम से हर कोशिका तक पहुंच जाएगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि जलाने का काम करती है, इस बात को वो समझना है, ऑक्सीजन हमेशा जलाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसका विपरीत काम करती है। ऑक्सीजन जलाने में सहायता करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में सहायता करती है। तभी आपने पढ़ा होगा
कि जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाली जाती है। ठीक है, बेकिंग सोडा उसमें यूज किया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। तो ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, तो इसने इसको जलाया। जब भी ऑक्सीजन किसी चीज से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण हो रहा है उसका। किसका ऑक्सीकरण? ग्लूकोज का। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप क्या होता है? ग्लूकोज जलता है ऑक्सीजन से, तो इसमें क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और यहां पर बड़ी मात्रा में क्या निकलेगी? ऊर्जा एटीपी के रूप में। एटीपी क्या है? ऊर्जा। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, पदार्थ जो हो रहे हैं वो टूट रहे हैं। एक बड़ा पदार्थ था, है ना, ग्लूकोज एक बड़ा पदार्थ है। वो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है हमारे फेफड़ों के द्वारा, जल जो है वो भी निकाल दिया जाता है, और एटीपी के रूप में ऊर्जा। तो ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, तो इसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। ठीक है, एक इसका उदाहरण था, कैटाबॉलिज्म का उदाहरण था। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण क्या है? तो पहला क्या बताया मैंने? पहला जो लक्षण होता है जीवों का वो होता है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या होता है? कोशिकीय संरचना होती है। तीसरा क्या बताया मैंने उसके बारे में? मैंने जो बताया है कोशिकीय संरचना होती है। ठीक है, और इसके बाद मैंने बताया कि कोशिकीय संरचना होने के कारण ही वो प्रजनन कर पाते हैं, और उसी कोशिकीय संरचना होने के कारण ही हमारे शरीर में जैव रासायनिक क्रिया होती है, जिसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में पदार्थ का क्या होता है ना, डिस्ट्रक्शन होता है, जिसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है ना, ऊर्जा तो यूज होती है लेकिन पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। यहां तक आपको बातें समझ में आई होंगी। एटीपी के बारे में हम आगे बात करेंगे, है ना, विस्तार से बात करेंगे। इसको है ना एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, तो ये हम आगे बात करेंगे। आपको कुछ फिलहाल सरल सरल चीजें समझनी है। चौथा पॉइंट क्या है इसमें? चौथा पॉइंट है कि जो सजीवों की विशेषता है वो एक विशेषता होती है अनुकूलन करने की। अनुकूलन करने की ये मैंने आपको बता दिया है किसमें? पर्यावरण में डिटेल से। एडेप्टेशन, ये बहुत बड़ी विशेषता है। एडेप्टेशन, एडेप्ट करते हैं। जितने भी जीव हैं वो एडेप्टेशन के एडेप्टेशन की विशेषता रखते हैं। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? वातावरण के अनुसार ढालना स्वयं को। हर जीव वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। वातावरण के अनुसार ढल जाना। जितने भी जीव जंतु हैं वो वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको एनवायरमेंट में कि जो पोलर बियर होते हैं उनके कान छोटे होते हैं क्योंकि ऊष्मा निकल ना जाए, जबकि जो मरुस्थल में भालू, मरुस्थल में जो रहेंगे सियार या लोमड़ी, उनके कान बड़े होते हैं ताकि ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा ह्रास हो ऊष्मा का। तो वातावरण के अनुसार ढल जाना, ये सब क्या है? अनुकूलन है। तो अनुकूलन अगर हम बात करें दो प्रकार से हो सकता है। एक छोटी अवधि के लिए है ना, शॉर्ट टर्म, और एक होता है लॉन्ग टर्म, यानी लंबी अवधि के लिए। तो छोटी अवधि यानी कुछ कम समय के लिए अगर आप अनुकूलन करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई यूरोप का व्यक्ति अफ्रीका महाद्वीप में गया। अफ्रीका महाद्वीप में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। मान लीजिए वो तंजानिया गया, तो वहां पर उसकी त्वचा पर, स्किन पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो यहां पर उसको क्या हो जाएगी? टैनिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टैनिंग। फिर वो वापस जाएगा यूरोप में, जिस देश से आया था, फिर से उसकी टैनिंग जो होगी वो हट जाएगी। जो कालापन आ गया था उसके स्किन पे वो हट जाएगा, क्योंकि वो कुछ समय के लिए जो अनुकूलन होता है वो क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए एडेप्टेशन। लॉन्ग टर्म में अगर यही चलता रहे कि वह वहीं बस जाए, फिर वो उसके बच्चे भी वहीं रहे, तो ये फिर एक प्रकार से हम क्या कहेंगे इसको हम बोल देंगे कि ये लंबे समय का विकास क्रम है, लॉन्ग टर्म में। तो अनुकूलन दो प्रकार से होता है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में मैंने आपको क्या बताया है? शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बता दिया है कि टैनिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म में होती है। लॉन्ग टर्म को बोलते हैं हम विकास क्रम भी बोल सकते हैं इसको, विकास क्रम, इवोल्यूशन।
कि जीव जंतु किस प्रकार से विकास कर रहे हैं, वो एवोल्यूशन है। इस बात को आप समझ सकते हैं, विकास क्रम कैसे हुआ। तो यहां पर ये 4 बातें आपको जानने लायक थी। मैंने आपको पर्यावरण में अनुकूलन के बारे में विस्तार से बताया है कि अनुकूलन क्या होता है, कैसे जीव अनुकूलन करते हैं। शीत निष्क्रियता क्या होती है ना, हाइबरनेशन के बारे में बताया है। ग्रीष्म निष्क्रियता क्या होती है ना। उसमें समतापी जीव बताया था, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है ना, हॉट ब्लडेड एनिमल्स के बारे में। तो वो चीजें वहां पर विस्तार से आपको देखने को मिल जाएंगी, आप वहां पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बायोलॉजी की बेसिक्स बातें की, हमने बात की यहाँ पर केवल कि जीव जंतुओं की विशेषताएं 4 आपको ध्यान रखनी है। ये 4 बातें, पहली क्या, पहली सबसे पहली है कोशिका संरचना होना चाहिए किसी भी जीव के अंदर। कोशिका संरचना है तो वो प्रजनन करेंगे ही करेंगे, प्रजनन करें। कोशिका संरचना है तो कोशिका में कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे जिनको मेटाबॉलिज्म, उपापचय कहा गया है। जब कोशिकीय श्वसन हो गया, उसके बाद लास्ट बचता है आपका अनुकूलन के, वो वातावरण के साथ क्रिया तो करेंगे ही करेंगे, उस वातावरण के साथ क्रिया को करने को अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, तो बात आप ये समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, आप लोग लिखते जाइए है ना, चीजों को ज्यादा कवर करना है तो आप लोग इन टॉपिक्स को लिखते जाइए। ठीक है, तो यहां पर हमने बात कर ली बायोलॉजी के बारे में, सबसे पहले बायोटेक के बारे में कि बायोटेक में आपको बायोलॉजी के बारे में कुछ जानना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। आपको अब जानना है सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है वायरस। यहां से आप बहुत ध्यान से समझेंगे। वायरस को हिंदी में विषाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषाणु। अब एक इसको बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि हम जो जीन है ना थेरेपी यूज करते हैं, क्योंकि जीन थेरेपी आप कहां पढ़ेंगे? बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे जीन थेरेपी के बारे में। तो वायरस के बारे में हमको जानना है, तो वायरस के बारे में आप जानिए जानकारी। देखिए वायरस क्या है? निर्जीव व सजीव के बीच की कड़ी। इस बात को आप समझिए, यानी जब कोई चीज नहीं थी पृथ्वी पर, निर्जीव था, और जब सजीव आया, जैसे एक कोष के जीव आए, तो उनके बीच में जो लिंकेज रहा उसमें कौन रहा बीच में? तो लिंकेज बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज वायरस। तो विषाणु क्या है? निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी में। इसको समझाता हूं आपको कैसे, इसको आप समझिए। देखिए सजीव मैंने क्या बताया? देखिए निर्जीव का मतलब होता है क्या? निर्जीव का मतलब होता है कोशिकीय संरचना नहीं होना, यही तो बताया आपको। तो कोशिकीय संरचना का अभाव, पहली बात। तो कोशिकीय संरचना का अभाव होता है किसमें? वायरस में। वायरस में कोई कोशिका नहीं होती, इस बात को आप समझ लें। तो निर्जीव हो गया, क्योंकि जब कोशिका ही नहीं है तो हम कैसे मान लें? अभी हमने लक्षण पढ़ा है ना कि सजीवों का सबसे प्रमुख लक्षण है कोशिका, सेल होना। अब कोशिका ही नहीं है तो वो निर्जीव होगा। तो जो भी वायरस होते हैं उनमें कोशिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, सजीव कैसे? सजीव का लक्षण क्या बताया हमने? प्रजनन है ना, रिप्रोडक्शन, टू रिप्रोड्यूस। लेकिन कंडीशंस अगर मिल जाए वायरस को तो वो प्रजनन कर सकता है। कुछ कंडीशंस अगर मिल जाए तो वो क्या कर सकता है? प्रजनन कर सकता है। तो वो कंडीशंस क्या होंगी? तो कोश की संरचना नहीं है, फिर क्या है वायरस में? वायरस कैसा होता है? देखिए आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि वायरस कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये वायरस की संरचना बना रहा हूं मैं। ठीक है, वायरस का जो बाहरी पार्ट है, आउटर लेयर है, इस सबको, ये सब प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन है, ये सब प्रोटीन होता है। और इसके अंदर जो होगा यहां पर, इसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। बस इतना ही होता है, यही है इसका सब कुछ। वायरस इतना ही होता है, जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवांशिक पदार्थ।
आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ आप जानते हैं, हमारे जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वही जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल के थ्रू जाते हैं, आनुवांशिक पदार्थ के थ्रू जाते हैं। जैसे हम में, मनुष्यों में, पेड़ पौधों में वो सब होता है डीएनए, उसका नाम क्या होता है? डीएनए। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो दो होते हैं, या तो डीएनए या आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, आरएनए की फुल फॉर्म आप जानते होंगे। राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी हो गया यानी ऑक्सीजन उससे हट गया तो उससे बना डीएनए। तो आनुवांशिक पदार्थ दो ही होते हैं, या तो वो डीएनए होगा या आरएनए। और मैं आपको बता दूं, सभी सजीवों में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। सभी सजीवों में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। केवल वायरस ऐसा है जिसमें, वायरस के दो टाइप हैं, उसमें वायरस में जो रेट्रोवायरस है उसमें ही केवल आरएनए होता है। बाकी सब वायरस में भी, बैक्टीरिया में भी, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, सब में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? डीएनए ही होता है। तो इसका ये जेनेटिक मटेरियल है। तो होता क्या है? बाहर प्रोटीन है, प्रोटीन की संरचना है, अंदर जेनेटिक मटेरियल है, यही विषाणु है। अब ये क्या है, अगर ये मान लीजिए मेरे यहां पर डला है, सरफेस पे, यहां पर सतह पर डला है, तो ये निर्जीव है की तरह व्यवहार करेगा, ये निर्जीव है क्योंकि इसमें कुछ भी रिएक्शंस नहीं हो रही हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही हैं इसमें। लेकिन अगर यही जो वायरस है वो मेरे सांस के थ्रू, या ठीक है सांस के थ्रू, मान लें सांस के थ्रू चला जाए मेरे शरीर में, तो ये क्या करेगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल चाहे वो डीएनए हो या आरएनए, वो मेरी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाएगा और फिर ये मचाएगा अकांड तांडव। और तांडव कौन मचाएगा? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए जो भी होगा। देखिए ये मैंने क्या बताया, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। बाहर डला है तो निर्जीव है, शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर अगर पहुंच गया, किसी भी कोशिका के अंदर, तो वो फिर सजीव की तरह व्यवहार करने लगता है। इसलिए इसे निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहते हैं। और फिर ये हमारे, मान लीजिए मेरे सभी की कोशिका में पहुंच गया, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए या आरएनए इतना ताकतवर होता है कि ये मेरी जो कोशिकाओं के अंदर हजारों प्रकार की रिएक्शंस चल रही हैं, उन रिएक्शंस को अपने हिसाब से चलाता है। फिर अपने हिसाब से चलाएगा, इसको जो पदार्थ बनवाने हैं वो पदार्थ बनवाएगा, जो ऊर्जा निकलेगी कोशिकाओं से, बताया था मैंने कि कुछ दो प्रकार की रिएक्शंस होती है कोशिका में, कुछ में ऊर्जा बनती है, कुछ में पदार्थ। तो जो ऊर्जा बनेगी उसका यही यूज करेगा, जो पदार्थ बनेंगे उसको अपने हिसाब से बनाएगा। यानी हमारी कोशिका पर कुल मिलाकर कंट्रोल किसका हो जाएगा? इसका। ये हाईजैक कर लेता है, तो ये बहुत ही खतरनाक होता है, प्रजनन करने लगता है। हमारी कोशिकाओं के अंदर लगातार इसकी संख्या बढ़ने लगती है, जिसको वायरस रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। यहां पर मैंने बताया आपको। अब बात करते हैं, जो वायरस है ये कई बार ऐसे भी होते हैं, ठीक है, कई वायरस ऐसे भी होते हैं, ठीक है, इसमें ऐसी संरचनाएं भी होती हैं। इसके अंदर क्या है आप समझ रहे होंगे, ये डीएनए होगा या आरएनए होगा, है ना, जेनेटिक मटेरियल। वायरस में दो ही चीजें होती हैं, डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल होगा, कुछ डीएनए या आरएनए में से कोई एक होगा, बाकी ये प्रोटीन होंगे। ये सब क्या है? प्रोटीन। इसको स्पाइक प्रोटीन भी कहते हैं, है ना। तो दो ही चीजें होती हैं वायरस में, प्रोटीन, दो ही चीजें होती हैं। बाहर डला है तो निर्जीव है, कोशिका के अंदर चला गया तो सजीव है। फिर वायरस का तांडव देखिए आप, वो आपकी कोशिका को हाईजैक कर लेगा, जो उसको करवाना उसकी मर्जी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम वायरस के टाइप समझ लेते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ वायरस, यहां पर आपको विषाणु के प्रकार समझ में आएंगे कि विषाणु कितने प्रकार का होता है। देखिए विषाणु को हम टाइप करते हैं, क्लासिफिकेशन दो आधार पर कर सकते हैं कि एक तो ये इन्फेक्ट किसको कर रहा है ना, संक्रमण के आधार पर,
कि ये किसको संक्रमण कर रहा है, संक्रमण के आधार पर, बेस्ड ऑन इन्फेक्शन, कि ये किसको संक्रमण कर रहा है, यानी किस कोशिका को हाईजैक कर रहा है। सिंपल भाषा में, लेमन भाषा में कहें कि किसकी कोशिका के अंदर घुस के हाईजैक कर रहा है उसको। तो एक हो गया संक्रमण के आधार पर, और एक हो गया जेनेटिक मटेरियल के आधार पर, कि उसके अंदर डीएनए है या आरएनए है, उसकी जो है ना आधार पर, जेनेटिक मटेरियल के आधार पर उसमें डीएनए है या आरएनए। तो इसके आधार पर केवल दो ही होंगे, यानी डीएनए वायरस, डीएनए विषाणु, डीएनए प्रकार के विषाणु, और दूसरा होगा आरएनए वायरस यानी आरएनए प्रकार के विषाणु। तो डीएनए विषाणु और आरएनए विषाणु। आरएनए विषाणु को हम रेट्रो वायरस भी बोलते हैं, इसको आर से रेट्रो बना, तो उसके हम क्या बोलेंगे, रेट्रो वायरस। यानी जिस वायरस में आरएनए होगा, जो हाईजैक करने वाला, जो हमने बताया था जेनेटिक मटेरियल, दोनों नहीं होते हैं, किसी भी वायरस में दोनों नहीं मिलेंगे, या तो आपको डीएनए मिलेगा या आरएनए, दोनों नहीं होते हैं। जिस भी वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा उसको रेट्रो वायरस भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। रेट्रो का मतलब आप समझते हैं, रेट्रो, अगर आपने प्रोग्राम सीरियल्स देखे होंगे, ठीक है, या मूवीज देखे होंगी, तो रेट्रो का मतलब होता है, देखिए अगर कोई आपने सीरियल्स देखा होगा चैनल्स पर, जैसे मान लीजिए झांसी की रानी, तो वो है ना आज मान लीजिए जो दिखा दिया, अब फिर वो कल उसको आगे चल के कल के एपिसोड में फिर से रेट्रो करके दिखाते थे। रेट्रो का मतलब पिछले में क्या हुआ, रेट्रो का मतलब पुराना, रेट्रो का मतलब होता है पुराना, तो रेट्रो वायरस का मतलब पुराना वायरस। मैं आपको समझाऊंगा कैसे, क्योंकि देखिए जेनेटिक मटेरियल दो हैं, आरएनए और डीएनए। मैंने बताया सब में डीएनए है, केवल एक ही जीव में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो है कौन सा, वो है रेट्रो वायरस। रेट्रो का मतलब पुराना। तो यानी जो आरएनए है वो सबसे पहला, अगर आपसे कोई पूछे कि इस धरती पर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तब बोल देंगे डीएनए और आरएनए। सबसे पुराना धरती पर कौन आया, तो सबसे पहले कौन आया, आरएनए, रेट्रो वायरस। आप कहेंगे वायरस, वायरस में भी रेट्रो वायरस आया। रेट्रो का मतलब होता है पुराना। और डीएनए है ना, डीएनए विषाणु में भी पाया जाता है। डीएनए फिर हर जीव में, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, उसमें डीएनए पाया जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल के आधार पर डीएनए विषाणु और आरएनए विषाणु या रेट्रो वायरस, रेट्रो विषाणु, ठीक है। तो इसको मैं बता ही देता हूं, जैसे आपने नाम सुना होगा हेपाटाइटिस या हेपेटाइटिस, एक बीमारी होती है, ठीक है, हेपेटाइटिस कहते हैं इसको। और इसको अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो आप इसको शुद्ध हिंदी में समझिए। चलिए, तो देखिए ज्यादातर जो रोग होते हैं हमें, वो रोग जो करते हैं वो रेट्रो वायरस करते हैं। कौन करते हैं, रेट्रो। डीएनए वायरस जो रोग करते हैं उनको देखिए आप, हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस को बोलते हैं यकृत शोथ। कभी भी अगर आपको हैप शब्द मिल जाए या हैपा, इसका मतलब होता है लीवर। हैप को जो पुरानी यूनानी ग्रीक लैंग्वेज है उसमें हैपा का मतलब होता है यकृत, लीवर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे यकृत शोथ, इसको हिंदी में बोलते हैं यकृत शोथ। इस बीमारी को हेपाटाइटिस यानी लीवर का खराब हो जाना, सिंपल समझ लीजिए आप, लीवर में सूजन आ जाना, है ना, जो अपना लीवर है, तो हेपाटाइटिस, ठीक है। और इसके बाद पॉक्स वायरस आपने सुना होगा, जो पॉक्स आ गया, ए पॉक्स आ गया, है ना। जो पॉक्स वायरस होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो डीएनए होते हैं। बाकी जो जितने भी आप रोगों के नाम ले लीजिए, उनमें जो वायरस होंगे वो आरएनए वायरस होंगे। जो भी आप, जैसे आप नाम लें इबोला वायरस, तो वो सब पुराने हैं, ठीक है। आप कोरोना वायरस लें, वो भी क्या है, कोरोना वायरस, वो भी क्या है, कोरोना वायरस भी रेट्रो वायरस है ना, जिसको सार्स-CoV-2 कहा गया था,
सार्स कोव 2, है ना, सार्स कोव 2। आप जितने भी वायरस से संबंधित रोग है, पोलियो ले लीजिए आप, पोलियो वायरस से होता है, ठीक है। तो जितने भी और भी रोग आप सुनते हैं, ठीक है, वे सब क्या है, H1N1, है ना, ये सब जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, रेट्रो वायरस की वजह से होते हैं। और देखिए ट्रेस करना इनको थोड़ा खतरनाक हो जाता है। आरएनए देखो आपने पढ़ा होगा डीएनए की डबल संरचना होती है, ऐसी द्विकुंडलित संरचना आपने पढ़ा होगा, वॉटसन क्रिक ने दी थी ऐसी संरचना। आरएनए एकल कुंडलित होता है, मतलब इसकी एक संरचना होती है ऐसी आरएनए। डीएनए पे हम ज्यादा स्टडी कर चुके हैं, आरएनए बहुत पुराना है। तो ये जब होता है तो इसमें बदलाव आता रहता है, आरएनए अपनी संरचना में बदलाव करता रहता है, उस वजह से इन रोगों को, है ना, ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, रेट्रोवायरस जो आरएनए विषाणु वाले हैं। आशा करते हैं आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको कि अब संक्रमण के आधार पर देखिए क्या क्या होते हैं। संक्रमण यानी किसको संक्रमण कर रहे हैं, तो पहला होता है प्लांट वायरस, आप समझ गए होंगे। प्लांट वायरस जो पौधों में संक्रमण करे, जो पौधों की कोशिका में जाए और उसको हाईजैक कर ले, पौधों में रोग, विभिन्न प्रकार के रोग करे, ठीक है। रोग ही करेंगे वायरस, बाकी और भी काम होते हैं बट ज्यादातर रोग कारक होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है एनिमल वायरस, जो एनिमल को इन्फेक्ट करे, मनुष्य को इन्फेक्ट करे, मनुष्य के अंदर जाए, ठीक है। तीसरा होता है बैक्टीरियोफेज, देखिए बैक्टीरिया का मतलब सुना आपने, जीवाणु, देख, है ना, विषाणु के बाद क्या आया, जीवाणु। जीवाणु में क्या होता है, डीएनए। तो जो जीवाणु, बैक्टीरिया को, जीवाणु को संक्रमित करे, जीवाणु को संक्रमण करने वाला विषाणु, यानी जीवाणु जो होता है, सोचिए आप, जीवाणु जिसको हम देख भी नहीं सकते, उसकी कोशिका में भी प्रवेश कर जाता है विषाणु। तो जीवाणु को जो संक्रमण करता है उसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। बैक्टीरिया, कोई कहेगा बैक्टीरियोफेज क्या है, तो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है, यानी जीवाणु नहीं है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। माइकोफेज, माइकोफेज का मतलब होता है जो कवक, फंगस जो होते हैं, फंगस की कोशिका में भी घुस जाता है भाई, ये बहुत खतरनाक है, हर प्रकार की कोशिका में चला ही जाता है, उसको बोलेंगे क्या, माइकोफेज। माइकोफेज एक ऐसा वायरस है जो किसके कोशिका में एंटर कर जाता है, कवक की कोशिका में एंटर कर जाता है और तांडव मचा देता है और रोग कर देता है, ठीक है। इस प्रकार से आप चीजें समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपसे पूछें डीएनए और आरएनए में पहले कौन आया, तो आप बता देंगे, सिंपल सी बात है, आरएनए, उसके बाद क्या आया, डीएनए। आरएनए एक सरल संरचना होती है जिसको, है ना, ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए इन जो वायरस से संबंधित बीमारी है उनको पकड़ना, है ना, थोड़ा इनका इलाज करना थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है, ध्यान रखना आप, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो आप ये सब बातें नोट करते जाइए, है ना, बहुत जरूरी बातें हैं, ठीक। अब आगे बात करेंगे हम इंटरफेरॉन की। इंटरफेरॉन, इसको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन, ठीक है। तो उसमें हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इंटरफेरॉन क्या है कि हमारा जो शरीर है, देखिए आप सभी को पता होगा, हमारे शरीर में जब कोई रोग वाहक यानी पैथोजन, रोग कारक, रोग करने वाला, हमारे शरीर में जब भी कोई रोग कारक पैथोजन जाता है, जैसे जीवाणु हो, चाहे वो विषाणु हो, चाहे वो कवक हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, कुछ भी हो, हमारे शरीर में जब ये जाते हैं रोग करने वाले जीव, रोग कारक पैथोजन जिनको बोलते हैं, तो हमारा शरीर इनसे लड़ता है,
उस क्षमता को बोलते हैं प्रतिरक्षा, है ना, तंत्र, है ना, उसको बोलते हैं प्रतिरक्षा, है ना। तो प्रतिरक्षा प्रणाली जो अपनी होती है, या किसी भी जीव की प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली क्या करती है, रोगों से लड़ती है, ताकि जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोअन्स जो है वो बाहर निकल जाए, हमारे शरीर को, हमारे शरीर में रोग ना करें, बट फिर भी ये रोग कर देते हैं। तो प्रतिरक्षा प्रणाली काम करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो है प्रतिरक्षा कहलाती है, इम्यून कहलाती है, ठीक है। इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर की। तो इंटरफेरॉन क्या है, इंटरफेरॉन एक प्रकार का प्रोटीन है, एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, जो कौन बनाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली, किसके खिलाफ, विषाणु संक्रमण के खिलाफ। बस सिंपल इतना मतलब था, विषाणु संक्रमण के खिलाफ। अगर हमारे शरीर में विषाणु ने अटैक किया, कोशिकाओं पर अटैक किया, तो कोशिका तुरंत ही समझ जाती है कि ये वायरस के द्वारा किया गया अटैक है, और वायरस अगर प्रवेश कर जाएगा कोशिका के अंदर तो वो हाईजैक कर लेगा। तो कोशिका क्या करती है, प्रतिरक्षा प्रणाली के तहत कोशिका एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बना देती है, और उस प्रोटीन को बोलते हैं इंटरफेरॉन। क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन। तो जो रोग हमारे शरीर में विषाणु के द्वारा होते हैं, तो पहले कोशिकाएं लड़ती हैं उससे, और लड़ने के क्रम में एक विशेष प्रकार का कोशिकाएं प्रोटीन बनाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन बोलते हैं। आप ध्यान रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आपने दवाओं के नाम सुने होंगे, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, इसको बोलते हैं प्रतिजैविक। एंटी माने प्रति, प्रति माने खिलाफ, किसके खिलाफ, बायोटिक्स, जैविक। अब जैविक का मतलब इसमें ये नहीं है कि सब जीव जंतुओं के खिलाफ। एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयां हैं, ठीक है, जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया, हमारे शरीर में अगर बैक्टीरिया से कोई रोग हो रहा है, बैक्टीरिया जनित रोग है, तो उस रोग को खत्म करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स कभी भी विषाणु को खत्म नहीं कर सकती, तो विषाणु खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज नहीं किया जाता है। आप सभी को पता है, एंटीबायोटिक्स सबसे पहले जो बनाई गई थी वो किसने बनाई थी, पेनिसिलिन बनाई थी, पेनिसिलिन, है ना, यही थी। और किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो ऐसी दवाइयां होती हैं जो जीवाणु जनित रोगों को दूर करती हैं, खत्म करती हैं, ना कि वायरस वाले रोगों को। ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो इतनी बातें हो चुकी हैं। विषाणुओं के बारे में और भी जान लीजिए कि विषाणु जो होते हैं इनसे कुछ लाभ है कि केवल हानियां ही हानियां। तो विषाणुओं के कुछ लाभ देख लीजिए। तो लाभ तो ज्यादा नहीं होते, बट अगर आपको विकास क्रम समझना है, जीवों का विकास क्रम, कि जीव जंतु कैसे पृथ्वी पर आए, उनका विकास कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो हम इसी की मदद से समझ सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये सजीव और निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद जल को सड़ने से बचाता है, सड़ने से बचाता है। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो जल को सड़ने से बचाते हैं। आपने सुना होगा गंगा का जल कभी खराब नहीं होता है। तो जल को सड़ने से बचाता है, क्यों? देखिए, सड़ना क्या होता है, इस चीज को आप समझ लीजिए पहले, बहुत आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं सड़ना क्या होता है। आप इस बात को समझिए, सड़ना, ठीक है। सड़ना होता है किसी चीज का टूटना, अपघटन, डीकंपोजिशन। कोई चीज बड़ी थी वो टूट रही है, तो डीकंपोजिशन बोलेंगे उसको हम।
है ना। कोई चीज मरी, कोई चीज जिंदा थी, ठीक है, लेकिन वो मरी, जैसे पेड़ पौधे हो, मैंने पर्यावरण में बताया आपको विस्तार से, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, मनुष्य, कोई भी मृत हो गया तो उसका फिर अपघटन होता है। अपघटन, डीकम्पोजिशन, उसका कंपोजिशन टूटता है। वो जो जटिल पदार्थों से बना था, जटिल कार्बनिक जो पदार्थ थे, जटिल कार्बनिक पदार्थ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो मैटर थे, वो सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। तभी तो बोला डीकम्पोजिशन, कंपोजिशन को डी, तोड़ना, सड़ना, ठीक है। तो सड़ने में दो दो चीजें, दो जीव काम करते हैं, एक तो जीवाणु और दूसरा कवक, बैक्टीरिया और फंगस। मात्र यही दो जीव हैं जो क्या करते हैं, अपघटक के रूप में काम करते हैं। तो जीवाणु और कवक, कोई मृत चीज है उसको तोड़ने का काम केवल दो ही करते हैं, जीवाणु और कवक। विषाणु काम नहीं करता, क्योंकि ये जीवित हैं। ये जीवित हैं तो ये जो मरी चीज है उस पर बैठ जाएंगे और उस पर अपने शरीर से कुछ एंजाइम्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एंजाइम्स, और चीजों को तोड़ देंगे। तो सड़ना यही होता है। तो जल को सड़ने से बचाना मतलब, जल में अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया आ गया जो जल को सड़ा सकता है, ठीक है, तो उसको खत्म कर देता है क्या? वायरस। कुछ ऐसे वायरस होते हैं वो जाकर, यानी बैक्टीरियोफेज, हम क्या बोल देंगे? बैक्टीरियोफेज। हम बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल कर लेंगे। किसका इस्तेमाल कर लेंगे? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का हम क्या कर लेंगे? इस्तेमाल, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है बैक्टीरियोफेज ऐसे विषाणु होते हैं जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं। तो जल को सड़ने से बचाता है विषाणु। आगे आप पढ़ेंगे, बायोटेक पढ़ना है हमको, तो जीन थेरेपी होती है एक, जीन चिकित्सा। तो जीन थेरेपी में हम यूज करेंगे किसका? वायरस का। आगे हम बताएंगे कि कैसे वायरस का यूज होता है जीन थेरेपी में, जीन चिकित्सा में, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, ठीक है। तो है ना, जेनेटिक का मतलब होता है जैव अभियांत्रिकी। जीन थेरेपी ऐसा समझिए कि हम, क्या होता है, डीएनए में जो, डीएनए एक बड़ी चीज होती है, उसके टुकड़े को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो उस टुकड़े को हम काट भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं विषाणु का, ठीक है। आगे आपको समझ में वो चीजें आएंगी, ठीक है। और जैसे कोई बैक्टीरिया ज्यादा, जैसे साइनोबैक्टीरिया, आपने एल्गल ब्लूम सुना होगा। मैंने आपको एक घटना बताई थी, एल्गल ब्लूम, शैवाल प्रस्फुटन। तो मैंने आपको एक घटना बताई थी, शैवाल प्रस्फुटन, एल्गल ब्लूम, सुपोषण, ये एक ही शब्द है। जो लोग पर्यावरण की क्लासेस देख चुके हैं वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था सुपोषण। सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन। उसमें क्या होता है, कोई तालाब है या नदी है, तालाब मान लीजिए। सुपोषण में क्या होता है? पोषण बढ़ जाना, सु यानी अच्छा, पोषण बढ़ जाना। पोषण कौन कौन? नाइट्रोजन और फॉस्फेट। तो नाइट्रोजन और फॉस्फेट कहां से आते हैं? हम लोग क्या करते हैं, खेती किसानी में उर्वरक, नाइट्रोजन के फॉस्फेटी उर्वरक डालते हैं, और जब पानी बरसता है तो वो नाइट्रोजन और फॉस्फेट उर्वरक बहकर चले जाते हैं तालाब में। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस, है ना, एक प्रकार से पोषक तत्व है। जब ये पोषक तत्व बढ़ जाते हैं तालाब में तो बहुत बड़ी मात्रा में शैवालों की संख्या, काई की संख्या, एल्गी की संख्या बढ़ जाती है। पूरी सतह पर, है ना, हरी एक प्रकार से परत चढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम, शैवाल प्रस्फुटन, ठीक है, शैवाल का फूट पड़ना। इसके बाद बताया था मैंने कि कैसे शैवाल के बढ़ जाने से तो सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं जा पाता, तो जीव जंतु, मछलियां मरने लगती हैं। मछलियां मरने लगती हैं तो जो अपघटक होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया और कवक, वो तोड़ने में उनको ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा चाहिए होती है, तो बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। ये सब बातें आपको बताई होंगी, ठीक है। ये सब बात रही, ठीक है, वायरस की। इसको हम छोड़ देते हैं, यहीं पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, कुछ शब्द हैं वायरस के अंतर्गत ही, वायरॉइड, ठीक है, प्रायोन्स। तो ये शब्द हैं। मैंने अभी आपको वायरस बनाकर बताया था, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर होता है अंदर
जेनेटिक मटेरियल, यहां पर होता है जेनेटिक मटेरियल। अगर इसमें से केवल प्रोटीन, प्रोटीन को, ये क्या है बाहर क्या है प्रोटीन, और ये क्या है जेनेटिक मटेरियल। तो अगर आप जेनेटिक मटेरियल को केवल अलग कर दें तो वो उसको बोलते हैं बायरॉयड, और अगर आप इसमें से केवल प्रोटीन को अलग बोल दें, अलग कर दें, उसको बोलते हैं प्रायोन्स। ठीक है, तो बायरॉयड जो कि कण होता है डीएनए या आरएनए का, ठीक है, आरएनए का मुख्य रूप से कण होता है, उसको बोलते हैं बायरॉयड। ठीक है, इसमें प्रोटीन नहीं होगा, इसमें केवल इतना है तो इसमें प्रोटीन अनुपस्थित होगा, प्रोटीन बाहर है, प्रोटीन की एक सतह बाहर है, और अगर केवल प्रोटीन है तब वो प्रायोन्स होगा। क्या होगा? प्रायोन्स होगा। ठीक है, तो प्रायोन्स के माध्यम से कुछ रोग हो जाता है, जैसे मैड काउ, एक रोग हुआ मैड काउ रोग यूरोपीय देशों में, जो वहां पर गौवंश थे, गायें थी, उनमें पागलपन देखा गया, वो प्रायोन्स की वजह से देखा गया था, वायरस के प्रोटीन की वजह से। और बहुत सारे पेड़ पौधों में पादप है ना, कुछ बहुत सारे पेड़ पौधों में ऐसे रोग होते हैं जो किसकी वजह से होते हैं, जो होते हैं बायरॉयड की वजह से। तो मैड काउ रोग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? प्रायोन्स की वजह से। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको ये सब। इसके बाद होता है ना जूनोटिक वायरस। ठीक है, कौन सा वायरस? जूनोटिक वायरस। सिंपल है, जूनोटिक का मतलब होता है ऐसे वायरस जो जू माने जंतुओं में थे और जंतुओं से वो ट्रांसफर करके मनुष्य में पहुंच गए, ऐसे वायरस को क्या कहते हैं? जूनोटिक वायरस। जैसे कोरोना, कोरोना यही तो था। कोरोना वायरस में क्या हुआ था? कोरोना एक प्रकार से जंतुओं का वायरस है, जानवरों का वायरस है, और वो मनुष्य में पहुंच गया। ठीक है, जो और जैसे मान लीजिए चिकन पॉक्स ले लीजिए, तो वायरस जंतुओं जानवरों का है लेकिन वो मनुष्य के अंदर पहुंच गया, तो ये जूनोटिक वायरस। प्रायोन्स क्या होते हैं, बायरॉइड्स क्या होते हैं, ये आपको चीजें समझ में आ गई हैं। आगे चलते हैं। अब हमारा जो मुख्य काम है वो काम है समझना किसको? सेल स्ट्रक्चर को, कोशिका को, क्योंकि हम बार बार बात करेंगे कोशिका की। हम समझ लेते हैं कोशिका को। ठीक है, कोशिका संरचना। कोशिका संरचना, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि कोशिका ही वो चीज है, कोशिका ही वो चीज है जिसकी वजह से जीव जो सजीव है वो सजीव है, निर्जीव और निर्जीव अलग, सजीव और निर्जीव अलग करते ही है कोशिका की संरचना। ठीक है, तो कोशिका संरचना में क्या है? देखिए, आप सभी ने पढ़ा होगा सेल। सेल क्या होती है? कोशिका है ना, जीवन की या जीव की, किसी भी जीव की या जीवन की भी कह सकते हैं, जीव की। ठीक है, संगठनात्मक या संरचनात्मक, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। ठीक है, किसी भी जीव की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, फंक्शनल यानी क्रियात्मक। सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी जीव हो उसकी संरचना किससे मिलकर बनती है? कोई भी जीव जो संरचना उसकी बनी है, स्ट्रक्चर जो बनी है वो कोशिका से बनी है। मेरी संरचना अरबों कोशिकाओं से, खरबों कोशिकाओं से बनी है। स्ट्रक्चर, कोई भी जीव बनता है तो वो स्ट्रक्चर, तो कोई भी जीव बना है वो कोशिका से बना है। और मेरे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो सब कोशिका ही करती है। तो जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, क्रियाएं हो रही हैं, वो मैं नहीं कर रहा, कौन कर रही है? कोशिकाएं। इस बात को आप समझ लें। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है किसी भी जीव की क्या? कोशिका। ठीक है, इसके बाद मैंने कोशिका विभाजन शब्द से आपको परिचित कराया था। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो कोशिका विभाजन क्या है? कोशिका विभाजन
सेल डिवीजन। तो इसमें क्या होता है, एक कोशिका है वो दो कोशिका में बट जाएगी, फिर ए आगे बढ़ती जाएगी, है ना। तो एक कोशिका विभाजन होता है और इसी से फिर क्या होता है, व्यक्तिगत जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, सेल डिवीजन जो होता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद नई कोशिकाएं भी पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं, तो ये सब आपको पता होगा, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही बन रही हैं। आगे तो इसी को हम क्या कहते हैं, यही सब बातों को कोशिका सिद्धांत कहते हैं। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी है, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, है ना, बायोलॉजिस्ट हैं, उनका रोल है, हम उनके नाम रटने नहीं बैठे हैं कि किसने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, किसने रॉबर्ट हुक, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1664 में बताया कि कोशिका भी कुछ होती है। वो सब नहीं रटना है हमको कि किसने क्या दिया, हमको सिंप्लीफाई करके चीजों को देखना है ना। जनरल चीजें ध्यान रखनी है कि हमारी टेक्नोलॉजी में कैसे सहायक, है ना, जो है कोशिका चैप्टर वो हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा देख लेते हैं कि कोशिका में होता क्या है। आगे बढ़े, देखिए अब मैं आपको कोशिका के बारे में बताने जा रहा हूं। मान लीजिए सेल है, कोई सेल है यानी कोशिका। ठीक है, सेल को प्रकोष्ठ भी बोलते हैं, जैसे आईटी सेल, तो वो सेल ही होता है। ठीक है, तो सेल, यहां पर हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। यहां पर मैं आपको बताऊं तो कोशिका दो प्रकार की होती है। जो सेल है वो दो प्रकार की होती है, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। बस कोशिका दो प्रकार की होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। पेड़ पौधों के अंदर जो कोशिका है वो पादप कोशिका है, जीव जंतुओं के अंदर जो कोशिका है वो जंतु कोशिका है। अंतर क्या है, अंतर समझिए आप। अगर ये यहां पर है, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। सेल माने कोशिका, मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, तो इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा का मतलब होता है मटेरियल, ये अंदर मटेरियल भरा होता है इसमें कुछ, आगे मैं बताऊंगा, तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहली चीज कोशिका झिल्ली। लेकिन अगर बात होने लगे पेड़ पौधों की, ये तो जंतु कोशिका की है, अगर पेड़ पौधों की बात करें, मतलब पेड़ पौधों में एक एक्स्ट्रा चीज, एक और लेयर पाई जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। भित्ति का मतलब दीवार, जैसे आपने सुना होगा भित्ति चित्र, तो भित्ति माने दीवारों पर बनाए गए चित्र। सेल वॉल, तो इसके बोलते हैं सेल वॉल, वॉल यानी दीवार, कोशिका की भित्ति। तो ये केवल पेड़ पौधों में होती है, ओनली इन प्लांट्स, केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है ये। जबकि जो मैं जो इस सफेद कलर से लिखूंगा वो दोनों में पाया जाएगा। ठीक है, तो केवल पेड़ पौधों में पाई जाएगी क्या, कोशिका भित्ति। और क्या होता है, कोशिका के अंदर यहां पर जो मुख्य कंट्रोल कोशिका को करता है वो होता है, कोशिका को कंट्रोल करने वाला, उसको बोलते हैं हम केंद्रक। ठीक है, वो कहीं पर भी हो सकता है, मान लीजिए मैं यहां पर बना देता हूं। ठीक है, ये है केंद्रक और इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, तो ये है केंद्रक। क्या है, केंद्रक, न्यूक्लियस। और केंद्रक ही कंट्रोल करता है पूरी कोशिका को, क्योंकि इसके अंदर ए है। इसी को मैंने बोला था जेनेटिक मटेरियल, यानी आनुवांशिक पदार्थ। क्या, आनुवांशिक पदार्थ।
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण ले जाए उसको आनुवंशिक पदार्थ बोलते हैं। और ये क्या है? डीएनए, केवल डीएनए, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, तो इसमें है डीएनए। ठीक है, डीएनए जो है उसके टुकड़ा को हम जीन बोल देते हैं। जैसे पूरा है उसको बोलेंगे हम क्या? डीएनए। और डीएनए के कोई खंड को ले लेंगे उसको बोल देंगे जीन। ठीक है, आगे की बातें हैं वो सब चीजें आप समझ में आ जाएंगी। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, वो आपको आगे बताए जाएंगे, क्योंकि कंट्रोल इसी का होता है। ये जो कहेगा वो सब कोशिका के अंदर के जो चीजें होंगी वो फंक्शन करेंगी। तो एक केंद्रक हो गया, इसमें न्यूक्लियस हो गया, कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधों में, कोशिका झिल्ली पेड़ पौधों में भी और जानवरों में भी, केंद्रक पेड़ पौधों में भी, जानवरों में भी। ठीक है, इसके अलावा पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं में एक विशेषता और पाई जाती है, बहुत पेड़ पौधों में वो ज्यादा पाई जाती है, उसको बोलते हैं वैक्यूल, रिक्तिका। ये रिक्तिका जो है कई पाई जाती है, कई मतलब संख्या में कई होती है, लेकिन ये रिक्तिका को वैक्यूल बोलते हैं। ये रिक्तिका ज्यादातर पाई जाती है, ज्यादा बड़ी जो रिक्तिका पाई जाती है वो पाई जाती है पेड़ पौधों में, क्योंकि इसमें जल होता है H2, इसमें जल संग्रहण होता है रिक्तिका में। तो रिक्तिकाएं जंतु कोशिका में भी है, बट जो बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं वो किसमें होती हैं? वो होती हैं पेड़ पौधों में, उसमें जल का संग्रहण होता है। ठीक है, तो रिक्तिका होगी। यहां पर कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, केंद्रक के अंदर, ठीक है, डीएनए जीन, आगे हम बात करेंगे विस्तार से। इसमें कुछ मटेरियल भी भरा रहता है, यहां पर कुछ मटेरियल होता है। इस मटेरियल को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये दोनों में पाया जाएगा, चाहे वो जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो। कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य भी कहते हैं इसको, जीव द्रव्य। इंग्लिश में साइटो, साइटो का मतलब कोशिका, प्लाज्म यानी द्रव्य पदार्थ। साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस कोशिका द्रव्य जो है, इस द्रव्य में बहुत सारी चीजें तैरती हैं, जिसमें से आपने एक वैक्यूल को देख लिया, और क्या तैरता है? तो कोशिका द्रव्य में जो चीजें तैरती हैं उनको बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलते हैं? कोशिकांग। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। कोशिका के अंग सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं, कोशिका के अंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोशिका के अंग में बहुत सारे होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा यहां पर, है ना। तो और भी चीजें होती हैं, सेंट्रोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उनको हम विस्तार से आगे देखने जा रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य बनाकर रखें। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहां पर आपने इन सब बातों को जाना। हम थोड़ी बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति की। ठीक है, हम वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति की। ठीक है, देखिए कोशिका को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैं कोशिका को 3 पार्ट्स में बांट देता हूं। एक तो बाहरी आवरण, कि बाहर क्या है कोशिका के, आउटर कवर बोलते हैं इसको। आउटर कवर में क्या है? तो बाहरी आवरण में 2 चीजें हैं, आपने देखी भी होगी। बाहरी आवरण में क्या है? एक कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति है, सेल वॉल, और एक कोशिका झिल्ली है या प्लाज्मा झिल्ली है। 2 चीजें होती हैं, ये बाहर बाहर होती है कोशिका, इसलिए मैंने इसको आउटर कवर बोला। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, मैंने इनको लिख दिया है पीछे। दूसरा भाग, पहला हो गया बाहरी आवरण, दूसरा भाग होता है कोशिकांग।
कोशिका के अंग, ठीक है, सेल, मैंने बताया जो साइटोप्लाज्म है उसमें तैरते रहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, ये उसमें तैरते रहते हैं। जैसे इसके तो कई टाइप, मतलब इसके बहुत सारे इसमें है। कोशिका के अंग में क्या होता है, आपको पता होगा, कोशिका के अंग में माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया जिसको प्लास्टिड बोलते हैं, ये केवल प्लास्टिड पाया जाएगा पेड़ पौधों में, है ना। इसके बाद लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी काया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, अंतः प्रद्रव्यीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ईआर। ये सब चीजें हैं जो पाई जाएंगी आपकी कोशिकांग में। अब इनको करेंगे कवर, सभी के बारे में हमें जानना है, क्योंकि बायोटेक में यही होगा। बायोटेक में अगर आपने इस कोशिका वाले चैप्टर को समझ लिया तो आप समझ लीजिए बायोटेक आपके लिए सबसे आसान चीज हो जाएगी, बहुत आसान चीज हो जाएगी, ठीक है। तो तीसरा होता है आनुवांशिक पदार्थ। तो आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल में हम क्या पढ़ते हैं, क्या इसमें हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। जो केंद्रक में जेनेटिक मटेरियल होता है ना, मैंने बताया था कि डीएनए होता है केंद्रक के अंदर, उसमें हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो केंद्रक, न्यूक्लियस, तो तीन चीजें हैं, बाहरी आवरण, कोशिकांग और आनुवांशिक पदार्थ। तो सबसे पहले हम बाहरी आवरण को देख लेते हैं, कोशिका भित्ति को देख लेते हैं, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, कोशिका भित्ति और फिर कोशिका झिल्ली, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर लवक, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला है जो हमारा, वो है क्या, कोशिका भित्ति। सेल वॉल, कोशिका की दीवार, ठीक है। तो अपने चित्र में मैंने बता दिया था कि सेल वॉल केवल किस में होती है, केवल पादपों में, केवल पादपों में, पेड़ पौधों में, ओनली इन प्लांट्स, केवल पेड़ पौधों में होती है ये। तो कोशिका भित्ति जो है, सेल वॉल केवल किस में होती है, पादपों में होती है, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखिए, इसके बाद है ये पेड़ पौधों का मुख्य लक्षण होता है, और इसके बाद यह निर्जीव है, कोशिका भित्ति निर्जीव संरचना है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें कोई जीवन नहीं होता है। जैसे कोशिका की भित्ति है, इसमें कोई जीवन नहीं होता है, ये निर्जीव संरचना होती है, मृत संरचना होती है। और यह जो होती है पूर्ण पारगम्य होती है, पूर्ण पारगम्य, फ्रीली, मैं आगे बताऊंगा, फ्रीली, ठीक है, परमिएबल, केवल पेड़ पौधों में आप समझ गए होंगे, निर्जीव संरचना है, ये भी आप समझ गए होंगे कि जो कोशिका भित्ति जो बाहर मैंने बनाई थी उसमें कोई जीवन नहीं होता, वो निर्जीव होती है। पूर्ण पारगम का मतलब होता है कोई भी चीज आ सकती है, कोई भी चीज जा सकती है, पूर्ण पारगम, फ्रीली परमिएबल, ठीक है। इसको मैं बताता हूं आगे पारगम्यता क्या होती है, उसको आपको समझना है। और यह पेड़ पौधों में जितने भी जो लक्षण होते हैं, जैसे पेड़ पौधों में दृढ़ता आती है, यांत्रिक मजबूती आती है, पेड़ पौधों में कठोरता आती है ना, वो सब किसकी वजह से है, दृढ़ता, कठोरता, ये सब होती है अपने कोशिका भित्ति की वजह से, ठीक है। कोशिका भित्ति जो होती है वो देखिए पेड़ पौधों में पाई जाती है। इसको देखिए आप, तो पादप में देखिए, आप देखना है इसमें किस चीज से बनी होती है, संगठन देखिए आप, पेड़ पौधों में अगर आप देखें संगठन होना चाहिए था ना, कंपोजिशन। पेड़ पौधों में सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज,
इसको हिंदी में भी क्या बोलेंगे, सेलुलोज। तो पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, एक बात। दूसरी बात, शैवाल, एल्गी, जो काई होती है, काई, एल्गी, काई भी सेलुलोज की ही होती है। जो काई होती है ना, एल्गी आपने सुना होगा, तो एल्गी भी क्या है, एल्गी भी एक प्रकार से, एल्गी में भी कोशिका भित्ति होती है, वो भी सेलुलोज की बनी होती है। कवक, फंगस या फंजाई, ठीक है। कवक में काइटन केमिकल की बनी होती है, काइटन। सोचिए, कवक, मशरूम को क्या कहेंगे आप, कवक कहेंगे। तो मशरूम किस श्रेणी में आएगा, क्योंकि इसमें मशरूम में है ना, विवाद इस पर है कि मशरूम क्या है, बेज है या नॉन बेज है। आप समझ सकते हैं कि पेड़ पौधों का एक डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है सेल वॉल, और चूंकि सेल वॉल पाई जाती है कवक में भी, काइटन की बनी होती है, काइटन को, इसको काइटन ही लिखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जो फंगस है ना, वो क्या है, बेज है या नॉन बेज। इसके बाद जीवाणु। अब आप देखिए, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी क्या होता है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है म्यूरेमिक एसिड की, म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक अम्ल की पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए, अलग अलग केमिकल्स होते हैं, उनसे बनी होती है क्या, कोशिका भित्ति, जो मैंने बताई थी कि एक कोशिका की झिल्ली है और उसके ऊपर एक कोशिका की भित्ति है। तो ये अलग अलग, देखो पेड़ पौधों में सेलुलोज से बनी हुई है, शैवाल में भी सेलुलोज से बनी हुई है, कवक में एक किससे बनी हुई है, कवक में काइटिन से बनी हुई है, जीवाणु में एक किससे बनी है, म्यूरेमिक एसिड से बनी, म्यूरेमिक एसिड से बनी है, या इसको पेप्टिडोग्लाइकॉन भी कहते हैं। म्यूरेमिक एसिड को पेप्टिडोग्लाइकॉन, ग्लाइकॉन भी कहते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो हमने बात की किसकी, कोशिका भित्ति की। आगे चलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, सेलुलोज क्या है, काइटिन क्या है, तो ये सब बायोमोलिक्यूल होते हैं। बायोमोलिक्यूल, बायो माने जीव जंतुओं में पाए जाने वाले अणु, जैव अणु। ये सब जैव अणु हैं, जीव जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जैव अणु कौन सा पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा क्या, सेलुलोज। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो जैव अणु पाया जाता है वो होता है सेलुलोज। ध्यान रखना है इस बात को, आप ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा, तो क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पेड़ पौधे और एल्गी, देखिए एल्गी तो पूरे समुद्र पर फैले हैं ना, तो उस वजह से जैव अणु सबसे ज्यादा कौन पाया जाएगा, सेलुलोज पाया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। आगे हम बात करेंगे अब हम प्लाज्मा झिल्ली की, ठीक है। दूसरी है कोशिका झिल्ली, जिसको बोला था हमने, या प्लाज्मा झिल्ली, ठीक। तो दूसरा जो है वो है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका बोल दीजिए या प्लाज्मा बोल दीजिए, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे इसको, ठीक है। अब इसकी कुछ बातें जान लीजिए। कोशिका जो भित्ति होती है यह कैसी होती है, जीवित संरचना। जो कोशिका भित्ति थी वो निर्जीव थी, ये जीवित संरचना है, ठीक है। और ये बनी होती है किससे, ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड से, ठीक है। किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड, केमिकल जो है उसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन दो प्रकार से, प्रोटीन से तो बनेगी ही, प्रोटीन हर चीज में प्रोटीन होना जरूरी है, ठीक है। प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड। और आपको पता है कि ये तो चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हो, सब में पाई जाएगी। तो कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली सब में पाई जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु है। यह एक जीवित संरचना है और यह प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, और यह चयनात्मक पारगम होती है।
चयनात्मक पारगम्यता होती है इसकी, पारगम। चयनात्मक का मतलब होता है सिलेक्टिवली, सिलेक्ट करके, चयन करके, सिलेक्टिवली परमिएबल। अब इसमें मैं बताता हूं क्या, देखिए मतलब चयनात्मक पारगम का मतलब ये होता है कि ये जिसको अंदर आने देना चाहे उसको तो अंदर आने देगी, बाकी सबको रोके रखेगी। जिसको अंदर आने देना है उसको अंदर आने देगी, जिसको बाहर जाने देना है उसको बाहर जाने देगी। ठीक है, ऐसे होते हैं ना। तो कुछ केमिकल्स यहां से बाहर जाएंगे, कुछ अंदर आएंगे। तो ये सब कंट्रोल कौन करता है? ये कंट्रोल करता है कोशिका झिल्ली, क्योंकि जो कोशिका भित्ति है वो तो निर्जीव है और वो पूर्णतः पारगम है, उससे तो है ना आई चीजें और बाहर गई। लेकिन इसको रोकना, कंट्रोल करना इसका काम है कि किन चीजों को अंदर आने देगी, किन चीजों को बाहर जाने देगी। ये सब काम किसका है? एक कोशिका झिल्ली का। इसलिए इसको चयनात्मक पारगम कहते हैं। ये सब चीजों को अंदर आने नहीं देगी, ना सब चीजों को बाहर जाने देगी। चयन करके किसकी कोशिका के अंदर आवश्यकता है, किसकी कोशिका के अंदर आवश्यकता नहीं है, वो सब चयनात्मक पारगम्यता के उदाहरण कहलाते हैं। ठीक है, इसको आप समझिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बताता हूं इस परमिएबल में क्या क्या है। देखिए देखिए इसमें मान लीजिए आपने 2 बीकर लिए, ठीक है, 2 आपने बीकर लिए या टब लिए, इनमें जल भर दिया आपने। ठीक है, इसमें मान लीजिए 1 लीटर जल है, इसमें भी जल बराबर है, 1 लीटर है। ठीक, कोई अंतर नहीं। बट इसमें हमने 50 ग्राम नमक घोल दिया, ठीक है, और इसमें हमने 100 ग्राम नमक घोल दिया। तो आपको बताना है आप पिएंगे तो खारा कौन लगेगा? तो ऑब्वियस है ये खारा लगेगा, क्योंकि 1 लीटर तो जल है ही, बट इसमें 50 ग्राम नमक है, उसमें 100 ग्राम है, तो ये खारा ज्यादा ये लगेगा। थोड़ा आप समझें। आप नमक और पानी, स्वतंत्र पानी इसको हम लिख रहे हैं, स्वतंत्र पानी, फ्रीली वाटर। अब आप बताइए कि नमक कहां पर ज्यादा है? तो नमक यहां पर ज्यादा है। यहां पर नमक कैसा है? कम है। स्वतंत्र पानी कहां पर ज्यादा है? तो यहां पर 100 ग्राम नमक को पानी बांधे, यहां पर 50 ग्राम नमक को। तो सिंपल है कि यहां पर स्वतंत्र पानी ज्यादा है और यहां पर स्वतंत्र पानी क्या है? कम है, क्योंकि वो ज्यादा नमक को बांधे। कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस का नियम यही कहता है कि चीज वहां से एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी कब? जब उनमें अंतर हो। ठीक है, तो अंतर तो दिख रहा है कि एक ज्यादा एक कम, और उस तरफ से उस तरफ जाएगी जहां ज्यादा हो, ज्यादा से कम की ओर जाती है चीजें। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, चीजें जो है, चीजों का बहाव होता है ज्यादा से कम की ओर, चाहे वो ऊष्मा हो चाहे वो कुछ हो। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए पानी किस तरफ से किस तरफ जाएगा? पानी इस तरफ से इस तरफ जाएगा, ऐसा, क्योंकि यहां पर पानी क्या है? ज्यादा है, यहां पर पानी क्या है? कम। हमने एक ऐसी झिल्ली लगा दी बीच में, तो पानी अगर हम दोनों को मिला दें इस झिल्ली के थ्रू, तो पानी फिर यहां से इस तरफ जाने लगेगा। इसी को बोलते हैं परासरण, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। परासरण का मतलब होता है सिंपल, जल का अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाना, तो उसको बोलते हैं परासरण। आपकी नजर में पतला विलयन है तो आप इसको तनु बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? सांद्र यानी गाढ़ा। यही तो बोलते हैं तनु सांद्र, हिंदी मीडियम वाले। इंग्लिश वाले हाइपरटोनिक बोलते होंगे। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ये हाइपोटोनिक है। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। अब आप ये बताइए, ज्यादा से कम की ओर, तो जल यहां से यहां की ओर गया,
इसको बोलते हैं परासरण। कभी जल का बहाव कभी भी हो उसको परासरण कहेंगे, ध्यान रखना। बाकी देखिए पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो जिसमें से द्रव अगर कभी भी जाए, या जल, द्रव में भी ध्यान रखना, अगर जल जाए तो उसको बोलते हैं परासरण। और बाकी ठोस हो चाहे कोई गैस हो, अगर वो कोई ज्यादा से अधिक की, ज्यादा से कम की ओर जा रहा है तो उसको फिर परासरण नहीं बोलते, उसको विसरण बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या है, नमक ज्यादा है तो नमक इस तरफ से इस तरफ आएगा, तो इस घटना को बोलेंगे विसरण। देखिए नमक सॉल्ट है, वो ठोस है ना, विसरण, डिफ्यूजन बोलेंगे इसको, डिफ्यूजन। इन बातों को मैं आपको समझाना चाहता था। परासरण होता है हमेशा ज्यादा जल से कम जल की ओर जल का बहाव, और जो विसरण होता है वो हमेशा होता है ज्यादा ठोस या गैस से कम या ठोस या गैस की ओर बहाव, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहां पर ये आपको तनु और सांद्र का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो मैं यही बताना चाहता था कि उसमें आया था चयनात्मक पारगम्यता। तो पारगम्यता किसकी, पानी की। अगर पानी की हो तो उसको परासरण बोलेंगे, और अगर कोई नमक है तो उसको विसरण बोलेंगे, ठीक है, या नमक सॉल्ट जो भी है। तो ये बात मैं बताना चाहता था। चयनात्मक पारगम्यता का मतलब होता है चयन कर करके चीजों को अंदर बाहर करने देना, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देखिए एक घटना होती है प्लाज्मोलिसिस। इसको हिंदी में ही प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, ठीक है। ये घटना क्या होती है, देखिए ये घटना होती है, प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है कि अगर कोई चीज डिहाइड्रेट हो रही है, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, किसी भी चीज से जल निकल रहा है, जल की कमी हो रही है, उसको बोलते हैं निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। ठीक है, जल की कमी कब होगी, तो या तो देखिए मैं बताऊंगा जल की कमी कब हो सकती है। तो आप या तो ये कहें कि जल कम हो रहा है, या आप यह भी कह सकते हैं कि नमक बढ़ रहा है। हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन कब होता है, जब जल की कमी हो जाती है और सॉल्ट का कंसंट्रेशन, नमक का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। बात यही है, एक दूसरे के लिए उल्टे हैं, ठीक है। नमक और स्वतंत्र पानी एक दूसरे के क्या हो, उल्टे हैं, क्योंकि नमक पानी को बांध के रखता है। नमक ज्यादा एंगेज्ड, नमक ज्यादा तो पानी ज्यादा एंगेज्ड है ना। तो डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण, किसी चीज से जल का निकल जाना को क्या कहते हैं, निर्जलीकरण बोलते हैं, ठीक है। अगर यही घटना उल्टी होने लगे, परासरण की क्रिया उल्टी होने लगे, तो इसी को बोलते हैं आरओ वाटर सिस्टम, आरओ का पानी, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण। वो हम फिजिक्स में जानेंगे, बट आपको यहां पर यही जानना था परासरण और विसरण के बारे में, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस का क्या होता है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, जल की कमी। किसी जीव में अगर जल की कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं निर्जलीकरण, डिहाइड्रेट हो गया वो जीव, या नमक की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए, नमक बढ़ जाए या पानी घट जाए, तो इसी को बोलते हैं निर्जलीकरण, इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। बड़े पैमाने पर अगर निर्जलीकरण हो रहा है तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। प्लाज्मा यानी जो पदार्थ था, प्लाज्मा, प्लाज्मोलिसिस। तो बड़े पैमाने पर अगर जल की कमी हो जाए या नमक की अधिकता हो जाए उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसका उपयोग बहुत होता है, इसका उपयोग हम करते हैं जैसे अचार, मुरब्बा, खाना जो है उसको सुरक्षित करने में, इनको सुरक्षित करने में यूज करते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अगर आपने अचार देखा होगा गौर से, तो अचार बनते हुए तो उसमें क्या है, अचार जब बनाया जाता है तो उसमें ज्यादा मात्रा में क्या डालते हैं, नमक, और क्या डालते हैं, तेल, ठीक है। तो उसमें अचार हम, ठीक है, डब्बा बंद करके रख देते हैं। होता क्या है, हर जगह बैक्टीरिया और फंगस उत्पन्न हो सकते,
तो अगर बैक्टीरिया और फंगस, मान लीजिए बैक्टीरिया फंगस जो है वो आपके अचार में चले गए तो क्या होगा? तो बैक्टीरिया और फंगस अगर आपके अचार में चले गए तो आपके अचार में नमक ज्यादा है, पानी कम है। बैक्टीरिया में क्या है? पानी ज्यादा है, नमक कम है। पानी ज्यादा है, नमक कम है। तो पानी बैक्टीरिया और कवक का निकल के जाएगा कहां पर? निकल के जाएगा अचार में। और जैसे ही उस जीव से पानी निकला वो जीव डिहाइड्रेटेड हो गया और वो फिर जीव मर के जाएगा। यानी जो जीवाणु है और कवक है वो आपके अचार के साथ ही स्वादिष्ट लगने लगेंगे। यानी वो जो खराब करने के उद्देश्य से आए थे वो डिहाइड्रेट हो गए। ठीक है, मैं आगे आपको बताता हूं। इसको आप ऐसे समझिए, कोई नदी की मछली है, एक नदी की मछली ली मैंने, ठीक है, फ्रेश वाटर की जो फिश है उसको लिया और नदी की मछली को मैंने डाल दिया समुद्र में, तो क्या होगा आप बताइए? तो समुद्र में डाल देंगे तो क्या होगा? नदी की मछली में जल क्या था? जल था अधिक। और नमक क्या था? नमक था कम। समुद्र में क्या है? नमक ज्यादा होता है और जल क्या होता है? कम। तो क्या होगा? जो मछली है नदी की, उससे जो जल है उसके शरीर से वो जल बाहर चला जाएगा, यानी वो निर्जलीकरण हो जाएगा उसका। तो डिहाइड्रेशन के कारण उस मछली के शरीर से जल का बाहर की ओर, है ना, निर्जलीकरण हो जाएगा, परासरण हो जाएगा, है ना, बाहर की ओर परासरण होगा और परासरण के कारण निर्जलीकरण होगा, निर्जलीकरण के कारण वो मछली मर जाएगी। एक उदाहरण दूसरा लें, समुद्र की मछली है, ठीक है, समुद्र की मछली को आप नदी के जल में डालें तब क्या होगा? तब देखिए, जो समुद्र की मछली है आप खुद सोचिए, उसमें नमक क्या होगा? ज्यादा। पानी क्या होगा? कम। अब यहां पर नदी में जैसे ही आ गई तो पानी इसमें ज्यादा बढ़ने लगेगा, क्योंकि नदी में नमक कम होता, पानी ज्यादा होता है, तो पानी इसमें ज्यादा आने लगेगा। तो उस मछली के अंदर पानी ज्यादा भर जाएगा। पानी ज्यादा भरने से क्या होगा? इस मछली के अंदर जो भी केमिकल्स, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, वो धीमा पड़ जाएगा और ये मछली अंततः ये भी मर जाएगी। तो ये होता है, आपने समझा, उसको फिर यूज कर लिया कॉन्सेप्ट को। तो हमने परासरण से यहां पर चीजों को समझ लिया। ठीक है, परासरण क्या है, डिफ्यूजन क्या है, आपको वो सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। अब इसके बाद हम बात करेंगे कोशिकांग की, क्योंकि हमने आउटर कवर को कवर कर लिया है। बाहरी आवरण में दो चीजें थी, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति, उनको हमने कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे कोशिकांग की। कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स की, सेल ऑर्गेनेल्स जो हमने बताए हैं। और हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे केंद्रक की। हम बात करेंगे केंद्रक में भी क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम से हम बात करेंगे डीएनए क्या होता है, डीएनए से बात करेंगे जीन, और जीन पर आकर हम रुकेंगे और रुक कर पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि वहां पर यूज होता है इन्हीं सब चीजों का। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हाइप कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने ये बनाया है, बताइए आपको कैसा लगा। मैं पहले से ही लिख कर लाऊं या इसी प्रकार से मैं समझाऊंगा और आप लोग नोट्स बनाएं, क्या सही रहेगा? आप मुझे सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी जो क्लासेस लेट, मतलब बहुत दिनों से नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चीजें सही हो जाती हैं तो उसके बाद फिर चीजें चलने लगती हैं। तो मुझे भी आपकी चिंता है, आपका जो एग्जाम है वो जब भी होगा मैं तब तक आपका पूरा सिलेबस करा दूंगा, उसमें आप परेशान मत होइए। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, रटना मना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।